वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के होते हैं और इसके आधार पे न्यूज़पेपर के थ्रू क्या-क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं और किसके आने की संभावना है, उस आधार पे हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डिपोर्ट जो किया जा रहा है इंडियंस को उसके यूएस से, उसके आधार पे हम क्या-क्या चीजें देख सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्वासितों के व्यवहार को हल्के में लिया है, ऐसा कहना है स्टेट मतलब ऑपोजिशंस का। अमेरिका द्वारा 104 अवैध प्रवासी को निर्वासन के बाद जो है संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ है। निर्वासितों को अमेरिकी सैन्य विमान से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर जो भेजा गया है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है आज के समय में। विदेश मंत्री ने कहा है कि यह एक मानक प्रक्रिया है, यह नॉर्मल चीज है और इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है ना कि अगर डिपोर्ट कर भी रहे हैं तो हथकड़ी और बेड़ी लगाने की जरूरत ऐसा क्या होता है जो ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ती है। अमेरिका का रुख क्या है? अमेरिका ने अपने कदम का बचाव करते हुए कि इस तरीके का निर्वासन जो है कई देशों के लिए किए गए हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल जो है भारत के अलावा ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, इक्वाडोर और कोलंबिया के लिए भी ऐसे निर्वासन किए गए हैं। तो भारत की स्थिति को इन सारे देशों के साथ कंपेयर किया गया है, इन सबके बराबर में रखा गया है। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन जो है, जिसे यूएस इमिग्रेंट एंड कस्टम इन्फोर्समेंट कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 2012 से यही प्रक्रिया लागू है और इसके अनुसार उड़ान के दौरान महिलाओं और बच्चों को बेड़िए में नहीं जकड़ा जाता। केवल जो पुरुष होते हैं, वयस्क पुरुष, उनको जो बेड़ियों में जकड़ा जाता है। तो इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जो 2022 का प्रीलिम्स का यूपीएससी का क्वेश्चन है। वो है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज जो है, जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके ऋण प्रावधानों से संबंधित है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक? तो इसका जो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण देने की व्यवस्था है। ये उन देशों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत जो भुगतान संतुलन का सामना कर रहे होते हैं, और यह सभी आईएमएफ सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होता है। अन्य आईएमएफ ऋण व्यवस्थाओं की तरह इसमें पूर्ण आर्थिक कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपदा स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसे कोविड-19 आर्थिक संकट के दौरान उपयोग किया जा सकता है। लेकिन रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी जो है रैपिड, इसके तहत यह विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों, लिस्ट लो इनकम कंट्रीज जो होता है, उसके लिए बनाया गया है जो आपातकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का सामना कर रहे होते हैं। यह रियायती कम ब्याज दरों वाले ऋण लचीली शर्तों के साथ प्रदान करता है। यह संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक वित्तीय संकट जैसी स्थितियों का सामना कर रहे देशों को सहायता प्रदान करता है। अब अगर हम इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की अगर बात करें, तो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो है ये यूएस फेडरल एजेंसी है जो होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंतर्गत काम करती है। यह अप्रवासन कानूनों को लागू करता है, सीमा शुल्क उल्लंघन की जांच करता है और सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। फॉर्मेशन और इसका जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार अगर देखें तो ये 2003 में इसका विकास हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्षेत्राधिकार अमेरिका के सभी राज्यों और सीमाओं पर आप्रवासन और सीमा शुल्क को लागू करना इसका जिम्मेदारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख लीजिए, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट, आप्रवासन जो प्रवर्तन होता है उन्हें, जैसे अवैध अप्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना, अवैध प्रवेश, वीजा अवधि समाप्ति, वीजा धोखाधड़ी के खिलाफ कानून लागू करता है। सीमा शुल्क उल्लंघन जांच की अगर बात करें तो मानव तस्कर, मादक पदार्थ तस्करी और साइबर अपराधों की जांच करता है। अवैध हथियार व्यापार, नकली वस्तुओं और लुप्तप्राय प्रजातियों की तस्करी को भी ये रोकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी और डिपोर्शन के अंतर्गत सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ मिलकर अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा करता है और उन व्यक्तियों को निर्वासित करता है जो अप्रवासन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसी के तहत
अभी जो 200 भारतीयों को जंजीर लगा करके और बेड़ियों लगा करके जो वापस किया गया है, वो इसी के तहत किया गया है। निर्वासन की जो मानक प्रक्रिया है उसके बारे में अगर देखें तो निर्वासन कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी विदेशी नागरिक को देश के बाहर निकाला जाता है यदि वह वीजा उल्लंघन, अवैध प्रवेश, आपराधिक गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों में लिप्त पाया जाता है। निर्वासन की मानक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले पहचान की जाती है और हिरासत में लिया जाता है। फिर कानूनी प्रक्रिया और अपील होती है। अंतिम आदेश और निर्वासन व्यवस्था किया जाता है। निष्कासन और निगरानी तो व्यक्ति को हवाई अड्डे या सीमा निकास बिंदु तक पहुंचाया जाता है। अधिकारी सुनिश्चित प्रस्थान सुनिश्चित करते हैं और भविष्य में पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। निर्वासन संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो रिफ्यूज कन्वेंशन जो 1951 है, सताए जा रहे शरणार्थियों के निर्वासन को रोक लगाता है। जो यूरोपीय मानवाधिकार संधि है, अगर निर्वासन मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे रोकता है। और द्विपक्षीय निर्वासन संधि देश निर्वासन प्रक्रियाओं के लिए समझौते करते हैं आपस में और उसके तहत निर्वासन की जाती है। चुनौती क्या है इसके तहत? लीगल अपील और देरी जो होती है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, कई व्यक्तियों को चुनौती देता है जो लंबी कानूनी लड़ाइयाँ चलती है इसके तहत। कुछ व्यक्ति की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती तो निर्वासन कठिन हो जाता है। असुरक्षित देशों में निर्वासन से मानवाधिकार उल्लंघन उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो है वो किसके अंतर्गत एक एजेंसी है? क्या ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत है, विश्व बैंक के अंतर्गत है या अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग? तो ये अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंतर्गत आता है। तो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट जो है होम सिक्योरिटी विभाग अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो यह एक संघीय एजेंसी है जो 2003 में स्थापित किया गया था। इसकी मुख्य जिम्मेदारी अप्रवासन कानून को लागू करना, सीमा शुल्क उल्लंघन की जांच करना, मानव तस्करी को रोकना और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो कि आपको हमने पहले ही डिटेल इसके बता दिए हैं। इसके अंतर्गत देख लीजिए अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा और संघीय जांच ब्यूरो जैसे फेडरल एजेंसी जो है उसके साथ मिलकर कार्य करता है। बाकी डिटेल मैंने आपको ऊपर में ऑलरेडी बता दिया। अब हम पेज नंबर 1 पे हमारा दूसरा टॉपिक है जो तमिलनाडु गवर्नर जो बिल्स हैं, 12 बिल्स जो 3 साल तक पेंडिंग रखे गए उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा क्यों चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है तमिलनाडु के राज्यपाल से विधेयक की मंजूरी में देरी पर सवाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल जो रवि हैं उनसे पूछा है कि 12 विधेयकों को 3 साल से अधिक समय तक लंबित क्यों रखा गया। ये विधेयक जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षा कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित है, जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत भेजे गए थे। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विशेष सत्र में इन्हें पुनः पारित किए जाने के बावजूद राज्यपाल ने 10 विधेयक की मंजूरी नहीं दी और उसे रोक करके रखा था। बाद में राष्ट्रपति ने एक विधेयक को मंजूरी दी, 7 को अस्वीकार कर दिया और 2 को लंबित छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है कि न्यायमूर्ति जो पारदीवाला उन्होंने पूछा है कि ऐसे विधेयकों में ऐसा क्या गंभीर था जो उन्हें इतनी लंबे समय तक जो है देरी किया गया, उसको रोका गया। कोर्ट ने कहा कि जब विधेयकों को पुनः पारित कर दिया गया तो राज्यपाल के पास मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, उसके बावजूद भी उसको पेंडिंग में डाल करके और बिल को रोकने की कोशिश की गई है। राज्यपाल की कार्रवाई को चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो प्रोसेस ऑफ बिल जो है वो स्टेट्स में, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। विधेयक नए कानून बनाने, मौजूदा कानून में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। यह प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है कि राज्य में एक सदनीय या द्विसदनीय विधानमंडल है। संवैधानिक प्रावधान देखें तो 168 के तहत राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है, वो करता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयक की स्वीकृति, अस्वीकार और राष्ट्रपति के पास भेजे जाने का प्रावधान है। 201 के तहत जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो इसे स्वीकृति या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 110 जो है वित्त विधेयक की परिभाषित करता है। अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। टाइप्स ऑफ बिल अगर देखें स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत यानी राज्य विधानमंडल में, तो ऑर्डिनरी बिल हो सकता है जो एडुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह जिसे साधारण विधेयक कहते हैं। मनी बिल वित्त विधेयक हो सकता है। टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर
और इसको हम धन विधेयक कहते हैं। हिंदी में कई बार धन और वित्त विधेयक में फर्क हो जाता है और फाइनेंशियल बिल को वित्त विधेयक कह देते हैं। इसमें कंटेंस फाइनेंशियल प्रोविजंस होते हैं जो डिफरेंट होता है मनी बिल से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए लाया जाता है। स्टेजेस देख लीजिए। सबसे पहले पहला पाठन होता है। विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। केवल मंत्री या विधायक विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा पाठन होता है तो सदन में विधेयक पर चर्चा की जाती है और संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। थर्ड पाठन में या बहुमत से पारित किया जाता है और अगले सदन अगर द्विसदनीय हो तो उसमें भेजा जाता है। उसके बाद राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? वो एक्सेंट दे सकता है जिससे वो कानून बन सकता है। स्वीकृति देना तो कानून बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए वापस भेजना या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखना। अगर राष्ट्रपति के लिए अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखा जाता है तो यह राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन होता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत, अस्वीकार और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसके संदर्भ में जो इश्यूज हैं, मुद्दे और सिफारिश की गई है क्या क्या वो देख लीजिए। तो जो इशू जो है स्टेट बिल प्रोसेस को लेकर के कि गवर्नर जो उसका डिस्क्रिशन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां ये डिले करती है बिल को ज्यादा। इसके तहत पारदर्शिता की कमी देखी गई है और जो अनुच्छेद 2 है उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता रहा है जिसमें केंद्रीय हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है। समितियों ने कुछ रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं। सरकारी आयोग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि गवर्नर का रोल जो है वो लिमिटेड होना चाहिए रूल बनाने के, लॉ बनाने के लिए। और पुंछी आयोग ने कहा है कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी। उन्हें जो मंत्री है मंत्री परिषद के अधीन होकर के ही काम करने की जरूरत है। विशेष स्थितियों की अगर बात करें तो मनी बिल जो है राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के साथ प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद जो है अगर हो तो सजेशंस दे सकते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम है उसी प्रकार से सिस्टम यहाँ भी है, लेकिन वे अस्वीकार नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बात करें संविधान संशोधक विधेयक तो इसे विशेष बहुमत जिसे कुल सदस्य का 50% और प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 की आवश्यकता होती है। इसे राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इस संदर्भ में आपको एक यूपीएससी का प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका के संबंध में आपको विचार करना है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल को अनिवार्य रूप से स्वीकृत करना होगा। ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा है अभी कि प्रत्येक विधेयक के लिए 3-3 ऑप्शंस होते हैं। वो स्वीकृत कर सकता है, वो उसको वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो पहला विकल्प अगर काट दें तो हमारे पास 2 ऑप्शन अभी भी शेष बच रहे हैं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुनिश्चित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। जो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता। 2 तरीके के विधेयक, एक धन विधेयक जिसे मनी बिल कह सकते हैं और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसमें राज्यपाल की शक्ति सीमित होती है, न तो वो वापस भेज सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो अगर स्वीकृति नहीं भी करती है तो भी कोई इशू नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन यानी केवल सेकेंड इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट गलत इसीलिए है क्योंकि राज्यपाल जो है प्रत्येक विधेयक को अनिवार्य रूप से स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। इसके तहत जो है राज्यपाल को 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो हमने आपको बताया है। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक के लिए राज्यपाल स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन इसे वापस भेजने का अधिकार भी नहीं होता है। कुछ की नोट्स देख लीजिए। अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर पावर जो होता है रिगार्डिंग बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को भेजने के रिगार्डिंग जो मनी बिल है उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। सरकारी आयोग ने कहा है कि लिमिटेड पावर होना चाहिए गवर्नर को, डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट जो रूल लॉ बनाते हैं उसके संबंध में। और पुंछी आयोग ने कहा था कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी, यानी उनको जो सरकार है सरकार के हिसाब से ही काम करने की जरूरत है। पेज नंबर 2 पे अगला हमारा टॉपिक है
जो क्रिश्चियन ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश में, वो फास्टिंग पर जा रहे हैं। कुछ विवाद हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। ईसाई समूह जो है धर्मांतरण विरोधी कानून और फिल्म जो रिलीज हुई उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुणाचल जो क्रिश्चियन फोरम है, उन्होंने 10 फरवरी से 1 सप्ताह का उपवास रखने की घोषणा की है ताकि 1978 के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने का विरोध किया जा सके। सामूहिक प्रार्थना की जाएगी और 6 मार्च को जब कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी, ये जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है सदस्य राज्य विधानसभा का घेराव करेंगे। इसी संदर्भ में ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा में ईसाई ने फिल्म सनातनी कर्म ही धर्म का विरोध किया है। यानी इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मिसलीड करने, ऐसा कहा जाता है कि मिसलीड किया जा रहा है समाज को। जो नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम है ने ओडिशा फिल्म सनातनी कर्म ही धर्म के रिलीज का विरोध किया है, इसे ईसाइयों के खिलाफ और भ्रामक बताया है। फिल्म में कथित रूप से यीशु मसीह के छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, धर्मांतरण को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है और बपतिस्मा को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है। फोरम ने कहा है कि धर्म और धर्मांतरण की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जो असंवैधानिक है। इस संदर्भ में जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम और रिलीजियस एक्ट है 1978, उसको हम लोग देखते हैं। तो 1978 में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोक लगाने के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 1978 को लागू हुआ और इसके तहत धर्म परिवर्तन पहले जिला अधिकारियों को सूचित करना, अगर धर्म परिवर्तन कोई करता है तो सूचित करना अनिवार्य बना दिया गया। इसका उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े प्रावधान क्या क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रखा गया है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करें तो धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म को प्रचार या संरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। धर्मांतरण विरोधी कानून और कानूनी चुनौतियों की अगर बात करें तो भारत में कई राज्यों ने अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को समान रूप से लागू किया है ताकि जबरन, धोखे या लालच देकर किए गए धर्मांतरण को रोका जा सके। उदाहरण के लिए ओडिशा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967 जबरन या प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय स्टेनली लॉस बनाम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को वैध बताया था। कोर्ट का कहना है कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देता है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1978 के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को फिर से लागू करने की योजना बनाई है। ये कानूनी ढांचे और न्यायिक व्याख्याएं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और जबरन धर्मांतरण को रोकने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। इस संदर्भ में हमने आपको एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए हैं। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में आपको विचार करना है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति देता है, लेकिन यह जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य धार्मिक संस्थानों के प्रचार और रखरखाव के लिए कर लगा सकता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और जो 28 अनुच्छेद उसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है। तो सेकंड और थर्ड गलत हो गया, तो ए हमारा केवल 1 विकल्प सही है। सेकंड गलत क्यों है ये आप देख लीजिए। अनुच्छेद 27 स्पष्ट रूप से कहता है किसी व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार करने, संरक्षण करने, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और जो 28 है उसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। धार्मिक शिक्षा सिर्फ उन संस्थानों में प्रतिबंधित है जो पूरी तरीके से राज्य द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि धार्मिक शिक्षा निजी वित्त पोषित संस्थानों और धार्मिक समूह द्वारा संचालित संस्थानों में अनुमति प्रदान की जाती है।
बाकी हमने आपको 25, 26, 27 और 28 का पूरा डिटेल पहले ही बता दिया है। पेज नंबर 3 पे आ जाइए, अगला टॉपिक है हमारा WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो अभी वार्ता चल रही है उसमें रेवंथा रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भाग लिया है। इस संदर्भ में थोड़ा हम लोग डिटेल देखेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेट जीरो प्रयासों की सराहना की है। दावोस में तेलंगाना की नेट जीरो योजना क्या प्रस्तुत की गई है ये देख लीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने 2047 तक तेलंगाना को नेट जीरो बनाने की योजना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में प्रस्तुत की है। उन्होंने हैदराबाद के पास भारत के पहले नेट जीरो कार्बन शहर की योजना की भी घोषणा की, जिससे सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता और कार्यक्रम क्या-क्या है, इस संदर्भ में हमें थोड़ा जानने की जरूरत होगी। भारत की जो नेट जीरो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2070। ये याद रखिएगा कि तेलंगाना का 47 है 2047, लेकिन भारत का अगर देखें तो 2070 है। और घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2021 में COP 26 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसके तहत पंचामृत स्ट्रेटजी लिया गया है, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाना, 2030 तक कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना, 2030 तक जीडीपी की कार्बन तीव्रता 45% तक कम करना और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। ये टारगेट लिया गया पंचामृत के तहत। गवर्नमेंट की अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम जैसे सौर मिशन जो है 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति है। इसके तहत सौर और पवन ऊर्जा संयोजन से ऊर्जा उत्पादन करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा दक्षता और ईंधन सुधार के अंतर्गत उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है परंपरागत ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए। वहीं जो फेम इंडिया स्कीम है, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है और बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित की जा रही है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, जिसके तहत जैव ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना। राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, इसके तहत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता करना और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के तहत ऊर्जा दक्षता वाली इमारतों को बढ़ावा देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया। भारत और फ्रांस की पहल है ये, जिसमें 100 प्लस देश शामिल हैं वर्तमान में। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो स्वीडन और भारत द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानकारी लें तो 1971 में ये स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। संस्थापक जो है क्लॉस श्वास थे। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक नीति पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेताओं को एक मंच प्रदान करना। प्रमुख पहल जो है वार्षिक दावोस बैठक, जिसमें अभी रेवंता रेड्डी जो है जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भाग लिया है। प्रत्येक वर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होती है। वैश्विक नेता, नीति निर्माता और उद्यमों की बैठक होती है। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें संभावित वैश्विक खतरों का विश्लेषण किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो लैंगिक असमानता का सूचकांक है, वो जारी किया जाता है। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है इसके द्वारा। और चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत जो है नई तकनीक जैसे एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका महत्व देख लीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रभावशील मंच है ये। सरकार और कॉरपोरेट नेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, सतत विकास और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्रतिबद्धता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है आपको। भारत ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये गलत है, ये 2070 तक किया गया। देखिए, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट अगर हम काट दें तो शायद हमारा आंसर आ भी जाता है। पढ़ते हैं। पंचामृत रणनीति 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करता है। बिल्कुल सही है। तेलंगाना ने 2047 तक नेट जीरो
उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की। ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 हमारा सही विकल्प हो जाता है। फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि हमने अभी बात की कि फर्स्ट जो है भारत 2050 तक नहीं बल्कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 है। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करना है। नेट जीरो जो है तेलंगाना का टारगेट 2047 है। पंचामृत जो स्ट्रेटजी की गई थी 2026 के तहत, कोप 26 के तहत 2021 में। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और जो न्यूज एनालिसिस डलता है उससे पहले ही पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।